3, 2, 1, bang. आ जाओ शुरू करते हैं हम आज की शानदार कक्षा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा? जल्दी बताओ, व्हाट इज कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? जल्दी से बता दो, व्हाट इज द आंसर। कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन, और समतल कोण का भी मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण का भी मात्रक रेडियन होता है, और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है दोस्त मेरे? स्टेरेडियन। ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। हाँ, एलपी का क्लास लाएंगे दोस्त मेरे। आज ग्रुप डी के लिए लास्ट क्लास होगा आपका। आ जाओ जल्दी से। अगला कहते हैं एक समान तल वाली सीधी सड़क, चूंकि अब सबका ग्रुप डी का एग्जाम लगभग हो गया, कुछ का बचा हुआ है, 10% बच्चों का बचा हुआ है। कहते हैं एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बताओ। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण है। नियत त्वरण मतलब ये 2 मीटर पर सेकंड से है, फिर 4 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 6 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो बताओ नियत त्वरण है कि नहीं? हर जगह अगर हम समय का मान 1 सेकंड मान ले तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का नियत त्वरण। नियत त्वरण मतलब त्वरण बदलेगा नहीं। नियत त्वरण मतलब हो गया त्वरण बदलेगा नहीं। अब ध्यान से देखो, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सत्य है? बताओ। नियत त्वरण से अगर दौड़ रहा है तो इसके बारे में कौन सत्य है? कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग शून्य है, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। क्या होगा आंसर? जल्दी बता। बी नंबर। हमको तो लग रहा है डी नंबर होगा। कार का वेग निरंतर बदल रहा है। देखो, दो अगर नियत त्वरण है, क्वेश्चन कर रहा है नियत त्वरण, नियत त्वरण है, नियत त्वरण है, इसका मतलब कार का वेग लगातार निरंतर बदल रहा है, और वो भी एक समान रूप से बदल रहा है। आंसर अगला बता दो। अगले का आंसर, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बहुत बढ़िया बात। नियत त्वरण ए का मान दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। प्रारंभिक वेग दे दिया यू का मान 100 मीटर पर सेकंड है। कितने समय बाद वेग दुगुना हो जाएगा? यानी भी का मान 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। टाइम का मान क्या होगा? खट से लगा दो। भी बराबर यू प्लस 80। अब सबका वैल्यू रखा हुआ है 200, यू का मान हो गया 100, अब प्लस ए का मान हो गया 10 गुना टी। आंसर निकाल दो, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता। बिहार पुलिस। अच्छा, एक्सपायरी उसका बढ़ा देंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एकदम बढ़ा देंगे। आ जाओ, एक आंसर बता दो। अब लगभग बच्चों का चला ग्रुप डी का एग्जाम हो गया है, और जिनका नहीं हुआ है उनका हो ही जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन, हमको लगता है 4 दिन बचल होगा मुश्किल से। आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर? एएलपी और टेक्नीशियन के लिए अब आएगा दोस्त मेरे धमाकेदार क्लास। आंसर बता दो कितना आ रहा है? ए की बी की सी। 10 सेकेंड इज द राइट आंसर। अगला बताओ, जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करता है, अगर कोई वस्तु है उस पर संतुलित बल कार्य करता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर संतुलित बल का मतलब हुआ दोस्त मेरे, संतुलित बल का मतलब हुआ अगर इधर 10 न्यूटन का बल लग रहा है तो इधर भी 10 न्यूटन का बल लगेगा, तो कह रहा है उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट इज द आंसर? अगर संतुलित बल कार्य कर रहा है तो उसकी गति की अवस्था अपरिवर्तित रहेगी कि परिवर्तित होगा? दोनों तरफ सेम बल लगेगा। तो दोस्त मेरे संतुलित बल है ना, गति नहीं होगा, गति नहीं होगा, गति नहीं होगा, गति नहीं होगा, अर्थात गति की अवस्था अपरिवर्तित रहेगी। अब वही अगर असंतुलित बल हो, असंतुलित बल हो, असंतुलित बल हो, और संतुलित बल की अगर हम बात करें तो इधर अगर 10 न्यूटन का बल लगेगा तो इधर दोस्त मेरे 20 न्यूटन का बल लगेगा, 20 न्यूटन का बल लगेगा, और इसमें गति होगा। इसमें अगर हम गति की बात करें तो इसमें गति होगा। इसमें अगर हम गति की बात करें दोस्त मेरे तो इसमें गति होगा। इसमें गति नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ समान बल लग रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर चल रहा है
मुड़ता है तो एक ओर झुकने लगता है। यह उदाहरण किस गति के नियम का है बताओ। अंदर की ओर एक्शन होने लगेगा, अंदर की ओर क्या होने लगेगा, एक्शन होने लगेगा, और एक ओर झुकने लगेगा। ये गति का पहला नियम है दोस्त मेरे। एक ओर जो झुकने लगता है ये गति का पहला नियम है, और यही नियम इसी किस बल के कारण झुकता है कहेगा, तो कहेंगे अभिकेंद्र बल के कारण झुकता है। अभिकेंद्र बल लेने के लिए कोई भी पिंड झुक जाता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत में तो हम बोलवे कि एगो रॉकेट संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। रॉकेट संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। उसके बाद आ जाओ बंदूक जो है ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। उसके बाद आ जाओ रॉकेट हो गया, बंदूक हो गया, नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, ये संवेग संरक्षण का है। और ये सब न्यूटन के तीसरे नियम का भी एग्जाम्पल है। ये सब न्यूटन के तीसरे नियम का भी एग्जाम्पल है। गति का पहला नियम का संबंध दोस्त मेरे जड़त्व से है। गति के पहले नियम का संबंध किससे है, जड़त्व से है। और गति का पहला नियम का संबंध जो है वो जड़त्व से है। गति के पहले नियम का संबंध किससे है, जड़त्व से है। इसी को हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अभी ये क्वेश्चन एकदम ट्रेंडिंग में है। गति का जो दूसरा नियम है यही है F बराबर ma। इससे हमें सूत्र मिलता है F बराबर ma। इससे हमें क्या मिलता है, सूत्र मिलता है। अगला बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान अस्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता। 100% सही है। ये द्रव्यमान हमेशा अस्थिर रहता है और किसी भी स्थान पर बदलता नहीं है। देखो यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। द्रव्यमान की अगर हम बात करें, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है केजी। ये अस्थिर राशि है, ये अस्थिर राशि है, और ये अदिश राशि है। इसकी कोई दिशा नहीं होती। लेकिन अगर हम भार की बात करें तो भार का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। भार का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन, और ये अस्थिर है, हर जगह बदलता है, और यह सदिश राशि है। यह कौन राशि है दोस्त मेरे, सदिश राशि है। जल्दी से लिखो, यह कौन राशि है, सदिश राशि है। द्रव्यमान केजी में होता है, यह स्थिर है, अदिश राशि है। भार न्यूटन में, अस्थिर है, सदिश राशि है। तो बताओ, किसी वस्तु का द्रव्यमान अस्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता। यही पहले स्टेटमेंट सही है, दूसरा तीसरा चौथा को पढ़ने की जरूरत नहीं। अगला, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा। बताओ जी का मान कितना हो जाएगा। जी का मान सबको पता है दोस्त मेरे कि अगर पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे जी का मान घटेगा, पृथ्वी के सतह से नीचे आएंगे तब भी जी का मान घटेगा, और केंद्र पर रहेंगे तो जी का मान हो जाएगा 0। और दोस्त मेरे यह ध्रुव पर होगा, ध्रुव पर होगा, ध्रुव पर, और ये हो गया विषुवत रेखा ध्रुव पर, और ये हो गया विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर जो होता है ये न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। और ध्रुव पर जो होता है ये अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। तो इधर से इधर जाएगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा, इधर से इधर आएगा तो घटेगा, घटेगा। अब ध्यान से देखो, कहते हैं ध्रुव पर जो है जी का मान अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, और केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर घटेगा, नीचे जाने पर भी घटेगा। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। नहीं, भूमध्य सबसे बड़े भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पर ऋणात्मक और ध्रुव पर धनात्मक, ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर समान, भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव पर अधिक। डी नंबर हो जाएगा क्या, भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव पर अधिक। यहां ध्रुव पर अधिक होता है, भूमध्य रेखा, सबसे बड़े भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। अगला बताओ, जब कार एक मोड़ लेता है, बहुत बढ़िया, जब कार एक मोड़ लेता है वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, अपकेंद्र बल। देखो अगर ये कोई कार है, इस पर अंदर की ओर अगर हम बल की बात करें, अंदर की ओर अगर हम बल की बात करें तो ये अभिकेंद्र बल है, ये अभिकेंद्र बल है। और बाहर की ओर जो बल लगता है उसे हम लोग अपकेंद्र बल कहते हैं, उसे हम लोग अपकेंद्र बल कहते हैं। इसी को केंद्रापसारी बल भी कहते हैं, इसी को कहते हैं केंद्रापसारी, केंद्रापसारी बल। और अभिकेंद्र बल को कहते हैं केंद्राभिमुखी बल,
केंद्राभिमुखी बल, केंद्राभिमुखी बल कहते हैं, केंद्राभिमुखी बल कहते हैं। हाँ हो गया, बताओ जल्दी से। अब केंद्र बल बाहर की ओर लगता है, अरे दोस्त मेरे बंद नहीं करेंगे, लेकिन ये आपका अभी तो सबका लगभग हो गया, एक सप्ताह में फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसकी सूचना आपको देंगे। और ये जो होगा दोस्त मेरे, अब एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी तीनों का, जब तक ग्रुप डी नहीं होता उसको भी लेके चलेंगे, और एएलपी टेक्नीशियन तो होगा ही होगा। एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी तीनों को लेके चलेंगे। बताओ, घर्षण बल को हम लोग क्षयकारी बल कहते हैं। घर्षण बल को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? क्षयकारी बल कहते हैं, क्योंकि घर्षण को कम किया जा सकता है स्नेहक लगाकर। स्नेहक लगाकर इसको हम लोग कम कर सकते हैं। अगला अगला बता दो, एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, बताओ आंसर क्या हो जाएगा। एम द्रव्यमान का है और कह रहा है बताइए 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 बताइए। एम द्रव्यमान का पिंड है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर पी, रेखीय संवेग पी है, उस पर कार्यरत अभिकेंद्र बल क्या होगा। देखो, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला आपको पता है, mv² बाय आर होता है। ऊपर नीचे m से गुना भाग कर दो, ऊपर नीचे m से गुना भाग कर दो, ये हो जाएगा m² v² बाय एम आर। एम भी को p लिखते हैं तो p² बाय एम आर हो जाएगा आंसर। यही अगर काइनेटिक एनर्जी होता है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसी को लिखते हैं p² बाई 2m। हाफ एम वी स्क्वायर, इसी को लिखते हैं दोस्त मेरे p² बाई 2m। हो देख लो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर या p² बाई 2m। अभिकेंद्र बल एम वी स्क्वायर बाय आर, m से ऊपर नीचे गुना करोगे m² v² बाय एम आर हो जाएगा। m² v² को p² बटे एम आर लिख सकते हैं आंसर। मेरा ट्रेड mm भी है। अच्छा, टिश्यू का वन शॉट कर देंगे दोस्त मेरे। कितने लोगों का एग्जाम हो गया है 8 टाइप करो, जिसका नहीं हुआ है 9 टाइप करो। आंसर बताओ, p² बाय एम आर हो जाएगा। p² कह रहा है कि बताओ उस पर कार्यरत अभिकेंद्र बल क्या होगा। m v² बाय आर, m से गुना कर देंगे m² v², इसको p² बटा एम आर। p² बटा एम आर तो है ही नहीं, p² बटा एम आर जो है यहां 2 हटा दो तो हो जाएगा। p² यहां दोस्त मेरे यहीं पर, यहां जो है ना p² बाय यहां एम आर होगा, गलती से p² बटा p² हो गया, p² बटा एम आर होगा, p² बटा एम आर होगा। ऑप्शन ठीक कर लो। इतने लोगों का नहीं, जिसका नहीं हुआ है वही क्लास कर रहे हैं, बाकी सब लोग तो हो गए। हाँ, बाकी सबका हो गया है। चलो अगला, गैस का आणविक द्रव्यमान। गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताओ, गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जब तापमान बढ़ाइएगा ना तो अणुओं की गति बढ़ जाएगी, अणुओं की गति बढ़ जाएगी, उसका विस्तार बढ़ जाएगा, सतह का क्षेत्र उतना ही रहेगा, लेकिन जितना अधिक तापमान दोगे सतह के क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन गैस की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गर्म करने से गैस की मात्रा नहीं बढ़ती है, विस्तार बढ़ता है, तेज हो जाता है। आंसर बताओ, कौन सा कह रहा है कथन सत्य नहीं है। सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ जाएगा, यह गलत। अंश कभी नहीं बढ़ेगा, द्रव्यमान कभी नहीं बढ़ेगा। अगला बता दो, किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है। कोई वस्तु है, उसके सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है। कोई भी वस्तु है, उसके सतह पर जो लंबवत ऊपर की ओर आप बल लगाते हैं ना, इसी बल को हम लोग प्रणोद कहते हैं। इंग्लिश में इसको अपथ्रस्ट कहते हैं, इंग्लिश में इसको अपथ्रस्ट कहते हैं, इंग्लिश में इसको अपथ्रस्ट कहते हैं। अब दोस्त मेरे, अगर उत्प्लावन बल क्या होता है, अगर कोई वस्तु द्रव में डूबा हुआ है तो ये जो ऊपर की ओर लगने वाला बल है यही उत्प्लावन बल है।
ऊपर की ओर जो लगने वाला बल है ये कौन बल है? उत्प्लावन बल है। और नीचे की ओर जो लगता है दोस्त मेरे वो भार बल है। किसी वस्तु द्वारा ऊपर से नीचे की ओर जो लगेगा वो कौन बल है? भार बल है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। एक चीज याद रखिएगा, दाब बराबर खूब पूछ रहा है, बल बटा क्षेत्रफल तो होता ही होता है, बल बटा क्षेत्रफल तो होता ही होता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल भी होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल तो होता ही होता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल भी होता है, जिसको आप अपथ्रस्ट बटा क्षेत्रफल कहते हैं। अरे भाई जो लगाए हैं ना वही होगा, ऐसे नहीं करो दोस्त। हो गया। अगला बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बताओ। एकदम सही है, पी स्क्वायर बाय एम आर ही होगा। चेक कर लो तुम। अरे दोस्त एफ सी बराबर हो गया एम भी स्क्वायर, क्यों डाउट कर रहे हो? एम भी स्क्वायर बाय आर होता है, ऊपर नीचे एम से गुना भाग कर दो, ये हो जाएगा एम स्क्वायर भी स्क्वायर बाय एम आर, बोले तो पी स्क्वायर बाय एम आर, आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन का सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है? गर्म दिनों में पसीना आना आपके शरीर को ठंडा करता है, क्योंकि दोस्त मेरे ये पसीना जो वाष्पीकृत होता है ना उसके लिए ऊष्मा हमारे शरीर से ही अवशोषित करता है, इसलिए ठंडक लगता है। आंसर बता। कहते हैं अगर कोई भी, जैसे हम पसीने के नीचे ये के नीचे आते हैं, क्या कहते हैं, पंखे के नीचे आते हैं, तो पंखे के नीचे आते हैं दोस्त मेरे, तो हमारे शरीर पर जो पसीने की बूंद होती है वो वाष्पीकृत हो जाती है, तो उसके लिए ऊष्मा वो शरीर के अंदर से ही लेता है। यही सेम काम घड़े के पानी में होता है, वो जो उसके ऊपर का पानी वाष्पीकृत होता है तो वो अंदर से ही ऊष्मा लेता है, घड़े के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। आंसर बताओ। पसीने के कारण तेजी से वाष्पीकरण होता है, जो शरीर के सतह से गर्मी को अवशोषित करता है और शरीर को ठंडा कर देता है। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अगला, जब हम ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरता है तो हवा के कण में क्या होगा? बता। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरता है तो हवा के कण में क्या होगा? जब कोई भी ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरता है तो हवा के कणों में क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? देखो, जब ध्वनि हवा में गुजरता है ना तो अनुदैर्ध्य तरंग है। जब ध्वनि हवा में गुजरता है तो अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, तो ये सीधे गुजरता है, और सीधे गुजरता है तो समानांतर होता है। समानांतर होता है, क्या होता है दोस्त मेरे? समानांतर होता है। और समानांतर होता है तो 0 डिग्री होता है। आंसर बता दो। कंपन करता है लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, तरंग प्रसार की दिशा में ही कंपन करता है। और लंबवत कंपन करेगा तो अनुप्रस्थ हो जाएगा, लंबवत कंपन करेगा तो अनुप्रस्थ हो जाएगा, ट्रांसवर्स हो जाएगा, या ऐसे ऐसे कंपन करेगा यानी 90 डिग्री पर करेगा। और ये प्रकाश तरंग के साथ होता है, ये प्रकाश तरंग के साथ होता है। रोशन सर कब तक आएंगे? मंडे से ज्वाइन करेंगे दोस्त मेरे। ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण अनुदैर्ध्य हो जाते हैं, सीधा हो जाता है, समानांतर हो जाता है 0 डिग्री पर, और लंबवत कंपन करेगा मतलब अनुप्रस्थ हो जाएगा 90 डिग्री पर। आंसर। अगला बता दो, अधोजल वस्तुएं, अधोजल वस्तुएं दैट इज अंडर वाटर, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? बताओ। अंडर वाटर जो हम लोग नापते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ। देखो, ये पानी के अंदर जो है, पानी के अंदर अगर कहेगा तो ये सोनार हो जाएगा। और हवा में अगर जहाज का पता लगाना होगा, हवा या स्थल में पता लगाने के लिए, स्थल में पता लगाने के लिए, स्थल में पता लगाने के लिए रेडार का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्त मेरे? रेडार का। सोनार में हम लोग पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। रेडार में हम लोग रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं।
रेडार में दोनों परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। रेडार में रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं, दोनों परावर्तन के सिद्धांत। सोनार पानी में चीजों को खोजता है, रेडार स्थल पर चीजों को खोजता है। अगला तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए।